The Indian Partnership Act 1932, द लेटेस्ट वन। कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी नया कॉन्ट्रैक्ट हमारा 150 साल पुराना था, 1872 का। ये फिर भी 32 में पहुंच गए। कुछ तो नया हुआ, कुछ तो लेटेस्ट हुआ। और मैंने बताया भी था कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट से ही टूट कर बना है। बेसिकली जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट से टूट कर बना, ऐसे ही पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट से ही टूट कर बना है। दो हमारे एक्ट जो थे, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट और एक पार्टनरशिप, ये निकल कर आए कहाँ से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसकी शुरुआत कर रहा है छोटी छोटी बातों से। आपने भी ये बातें पढ़ी हुई हैं 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये मानकर मत चलो कि आपने पढ़ा हुआ है। एक बार ऐसा फ्रेश पढ़ना है जिससे कि आपको उसके अंदर कुछ नयापन मिलेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ जी बोरिंग है, सारा पढ़ा हुआ है सर। ऐसा सोच के बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है? जैसे हम ऐसा सोच के कभी नहीं पढ़ाते कि आपने पढ़ा हुआ है तो आपने भी ऐसे ही पढ़ना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हर एक्ट में नॉर्मली डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर होती है, लेकिन मैंने कहा था नॉर्मली, कभी कभार किसी किसी एक्ट के अंदर इधर उधर भी चली जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ डेफिनेशन सिखा रहा है आपको, किसमें? सेक्शन 4। तो आप छोटे छोटे इनको लिखना शुरू करें, और एक एक वर्ड में भी हो सकती है डेफिनेशन, या एक लाइन में, से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिखना शुरू करें। हेडिंग डाल दिया आपने। सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लिखें बेटा। बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की बात आ रही है, इन्वॉल्वमेंट पार्टनर्स की हो रही है। इसका मतलब पार्टनर्स आपस में एग्रीड होते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी? क्योंकि जहां सोशल वर्क आ जाएगा वो हमारी अलग तरह की हो गई, हमने सेक्शन 8 में पढ़ना है अब। लेकिन अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन 8 में अगर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो फिलहाल लिखें छोटे छोटे पॉइंट पार्टनरशिप हेडिंग डालकर। रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स agree to share profits. Who agree to share profits? Who agree to share profits? हम लोगों ने इसमें एक पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें क्या था? एक और लाइन लिख दीजिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय देम ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। या तो कोई एक सबके लिए रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, या सारे मिलकर बिजनेस करेंगे, या कोई दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की। तीन चीजों का समेशन है। पहला, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव रहता है, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कोई एक करेगा या कोई सारे करेंगे, या कोई एक उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी? नेक्स्ट लिखें पार्टनर्स। ये डेफिनेशन हो गई पार्टनरशिप की। अब लिखिए पार्टनर्स की डेफिनेशन। बेसिकली पार्टनर्स इसी के अंदर आ गया। पार्टनर कौन होगा? जो एग्रीड हो जाएंगे पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। हु एग्री टू बी एंटर इन पार्टनरशिप। पार्टनर्स कौन है? हु एग्रीड टू बी एंटर इन पार्टनरशिप विद कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। और कंडीशन क्या है? तीन है वहां पर पार्टनरशिप की। हमने क्या कहा? पार्टनर्स आपस में रिलेशनशिप में आएंगे, उसके बाद उनका प्रॉफिट मोटिव होगा अर्न करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, और साथ में कोई एक या कोई कुछ लोग बाकी सबको रिप्रेजेंट करेंगे, या सारे के सारे मिलकर भी कर सकते हैं। हु एग्रीड टू बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह लो। हाँ जी बेटा, पार्टनर के बारे में कह रहा हूँ। पर्सन हु एग्रीड टू बी पार्टनर
with the condition of partnership agreement, who agreed to be partner with the condition of partnership agreement. फर्म क्या होगी? When they all act collectively, known as firm. When they all act collectively, known as firm. नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्री फॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। हाँ बिल्कुल। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो आगे जब आपका पढ़ेंगे आपको तो तब समझ में आएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बनाई जाती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आके लिमिटेशंस है। क्योंकि आपने इंडस्ट्री खोल दी और पता चला कोई आपको लॉस हो गया तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज तक इन्वॉल्व हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आगे पढ़ेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वहां पर हर इंसान डरना शुरू हो जाता है। समझ रहे बात को? तो इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जाएगी उतनी लाइबिलिटीज की रिस्क बढ़ती जाएगी, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज आपके बिजनेस की वजह से इन्वॉल्व हो जाएं और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, है ना? बहुत पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे लोग सड़क पर आ जाते थे, घर बिक जाते थे। रीजन यही था, क्योंकि उन लोगों ने कंपनीज फॉर्म नहीं की और उसके बाद उन्होंने जब पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया समथिंग एंटरप्राइजेस नाम रखकर, या समथिंग एंड सन्स या समथिंग कुछ भी, और वो शुरू हो गए, बाद में कर्जा हो गया। क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो कर्जा आम बात है, होना ही होना है। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक एक्सपोर्ट हाउस चलाता है, अब तो उसने कंपनी में फॉर्म कर लिया है। पहले वो पार्टनरशिप में चलाता था अपने ब्रदर के साथ। उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया दुबई से, वहाँ पे शर्ट्स जा रही थी उनकी, और करीबन 1.5 करोड़ का ऑर्डर था। वहाँ पर मैंने पहले ही बताया होगा, एक्सपोर्ट हाउसेस के बड़े कंडीशंस हैं कि वो एकदम से पेमेंट नहीं करते। इन्होंने सारा सामान सप्लाई कर दिया, 1.5 करोड़ के अंदर मान लो 40 लाख का प्रॉफिट होगा या 50 लाख का प्रॉफिट होगा, तो 1 करोड़ तो फंस गए। और जब स्टॉक वहां जाना था, लॉकडाउन हो गया। ये जो पीछे लॉकडाउन हुआ था, लेटेस्ट बात हुआ, मतलब उसके इतने बुरे हालात हो गए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो वो लगा ही चुका था अपनी जेब से, सारा कुछ कपड़ा ये वो फलाना टिकाना। उनके तरफ से कुछ एक बड़ा छोटा सा टोकन मनी आया था। बट वही है कि रखा रहा, लेकिन बीच में कुछ उन्होंने खोला था, गवर्नमेंट ने ना कुछ स्कीम्स निकाली थी कि जिनका स्टॉक तैयार है उनको कर दो डिलीवर, कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। तो उस कंडीशन में फिर वो, हाँ हाँ कुछ किया था, मेरे को इतना नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे में सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है। उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, ऑल्दो वेरी हैंडसमली वो लोग अपनी लिविंग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन उस वक्त एकदम से उसमें आ गए, क्योंकि 1 करोड़ तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हर कोई घर में हाथ में लेकर कैश घूमता नहीं है ना, सबका इन्वेस्टेड होता है। और कोरोना के टाइम पर कोई पैसे दे भी नहीं रहा था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सब घर में छुप गए, अब पैसे कौन देगा, ये था। खैर, तो कलेक्टिवली हम अगर सारे पार्टनर्स को समझें तो वो फर्म कहलाती है। ठीक है, एक लास्ट नाम यूज कर रहा है, फर्म नेम। फर्म का नाम क्या होता है? with whatever name the partnership firm is formed is known as firm name. With whatever name partnership firm is formed is known as firm's name. इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं है कि मतलब आप आराम से अपने सिंप्लीफाइड बिहेवियर में लिख सकते हैं। लिखें फिर नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, हो सकता है आपने 12th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़े हो, थोड़ा सा उससे लिखने में डिफरेंट लग रहा हो, देयर में बी अ चांस, लेकिन फिर भी काफी हद तक सेम होगा। लिखें बेटा, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मोर की आपको कंडीशन पता होगी, कितना है मैक्सिमम? 50। तो कंपनीज एक्ट ने बाउंडेशन लगा रखी है वहां पर। फिर उसके अंदर पहले तो वैसे तो कंपनीज एक्ट की बाउंडेशन 100 की है, लेकिन वहां पर फिर एक रूल पास किया गया 14 में, उसमें फिर उन्होंने उसको लिमिटेड टू 50 कर दिया। पीछे बिहेवियर एक्चुअली वही है कि कंपनीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, जिससे कि लोग इसमें डिस्करेज हों।
अब 50 से 100 में रहेंगे तो और ऑप्शन खुल गया, है ना। घपले होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, ज़्यादा लोग डूबने के चांसेस हो गए। क्योंकि जहाँ दो लोगों के बीच आजकल पार्टनरशिप नहीं चलती, वहाँ पर कहाँ 50 और कहाँ 100, बहुत रिस्की वाला खेल है। तो पीछे कहीं ना कहीं एक थीम होता है, धीरे धीरे उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग इनसे दूर रहें और पॉजिटिविटी की तरफ चलें। हालांकि कंपनी फॉर्म करने के ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उसमें बैंक लुट जाते हैं बेचारे। मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये, लेकिन लीगली तो लोग यही कहते हैं कि कंपनी फॉर्म करो। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है, वहाँ घपले ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और जहाँ पर लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वहाँ पर घपले फिर भी कम है कंपैरेटिवली। अब जितने अगर आप रिसेंटली केसेस पढ़ेंगे, हजारों हजार करोड़ के घपले हो रहे हैं, लोग मतलब समझ में ही नहीं आता कि इतना क्या कर लेते हैं। वो कोई कह रहा है 30,000 करोड़ का घोटाला, कोई कहता है 1,60,000 करोड़ का घोटाला, तो वो तो अपनी तो डेफिनेशन से बाहर हो जाता है कि भाई इतना क्या घोटाला, तो ऐसी क्या फायदे उस कंपनी को खुलने के। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि कहीं आप सोच कर चले और कहीं लिख कर आ जाए, है ना। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी में लॉजिक कंपनीज के बनाने वालों के खैर अच्छे हैं, लेकिन खैर। तो पार्टनरशिप में आप सिंपल लिख लीजिए, फर्स्ट मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50। 50 के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। सेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। क्या लिख लिया आपने? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464, अंडर सेक्शन 464। बेसिकली 464 ने तो डिफाइन 100 किए थे, मैं आपको बता दूं, इसने आगे बताया भी हुआ है। लेकिन 2014 में रूल लाया गया, रूल्स उस रूल के अकॉर्डिंग फिर इसको 100 से कम करके 50 में किया है। यहाँ पर आप 50 ही लिखें, आपके लिए बेटर है, आप 50 ही याद रखें। ठीक है जी। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। माइनर कैन बी admitted as a partner for the benefits only. Minor can be admitted as a partner for the benefits only. देखो एक लाइन बड़ी अच्छी सी बोल रहा है ये, अगर क्रिटिसिज्म लिखना हो तो बहुत अच्छी लाइन है। देखो क्या कह रहा है, सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी पार्टनर, देयरफॉर करके कर रहा है, देयरफॉर अ फर्म, सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड इन आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। क्या मीनिंग है इसका? फर्म जो है पार्टनर नहीं बन सकती कहीं पर, फर्म की बात कर रहा है, क्योंकि रिकग्नाइज बाय लॉ नहीं है। जबकि आप कंपनीज को पढ़ते हैं तो कंपनीज को तो सबसे पहले बताया जाएगा, कंपनी क्या कहती है कि भाई मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन, रिकग्नाइज बाय लॉ, कंपनीज के बारे में तो कहा गया है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन एज पर लॉ हुआ है। यहाँ पर फर्म के लिए थोड़ा सा एक, जब क्रिटिसिज्म लिखना हो तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट? पार्टनरशिप फर्म से कोलैबोरेशन, वो क्या कह रहा है कि फर्म जो है एक पर्सन नहीं है बेटा, कोलैबोरेशन वर्ड आपका अलग हो गया। कोलैबोरेशन होता है जस्ट टू हैव सम बिजनेस, वहां पर इस तरीके का नहीं चलेगा कि आप सोचें कि वो आपका एक पर्सन है। कोलैबोरेशन अलग चीज हो गई, कोलैबोरेशन हो गया कि दो लोगों ने, दो फर्म ने मिलकर आपस में कोलैबोरेशन किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसमें उनकी ड्यूटीज, उनके पार्ट्स बट जाते हैं।
लेकिन अगर आप कहो कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो फर्म ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप की है, तो वो पॉसिबल। कोलैबोरेशन फॉर द टाइम बिंग होती है, ऐसे नहीं, एक रेगुलर उसमें नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। जैसे कोलैबोरेशन दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, एक कंपनी कहीं पर मेंबर बन सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकती है। जो सब्सिडरी कंपनी जब बनती है तो उसमें यही तो होता है। ठीक है जी। सेकंड लिखिए एग्रीमेंट। एसोसिएशन ऑफ मेंबर में सिर्फ इतना ही लिखना है। आइए एग्रीमेंट। हम लोग सब जानते हैं बेटा कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारा कुछ बिजनेस ऑपरेट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो लिखिए when there is partnership agreement between the partners, when there is partnership agreement between the partners, partnership agreement between the partners, कॉमा डालकर लिखिए all partners will be bound, all partners will be bound as per the agreement. All partners will be bound as per the agreement. नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लाइन में, in case there is no agreement between the partners, in case there is no agreement between the partners, will have to follow the conditions as per पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये लिखा नहीं हुआ कहीं पर, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपने पढ़े भी हैं, आप जो 5 कंडीशंस पढ़ा करते थे 12th, वही पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है ना। क्योंकि अगर डीड नहीं है तो फिर नो डीड वाला केस लगाकर फिर आप उसमें किया करते थे। ज्यादा एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर लिखिए बिजनेस। थर्ड लिखें बिजनेस। बिजनेस लिखें। here we have to consider two propositions. Here we have to consider two propositions. फर्स्ट क्या कह रहे हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है तो एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस जरूरी है। और सेकंड, मोटिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट्स, एक्विजिशन ऑफ गेन्स। मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन्स। बस इतना सही लिखना है इसमें। अब ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि अगर किसी का मोटिव गेन नहीं है तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म होगी? नहीं होगी, आप मना कर सकते हैं साहब। मोटिव वहां पर बिजनेस और साथ में गेन्स का होना जरूरी है। अगर मोटिव नहीं है प्रॉफिट आपका तो फिर तो क्या हो गया, एनपीओ, फिर तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सोशल वर्क कर रहे हैं आप, वो फिर पार्टनरशिप में नहीं आएगा।
फिर वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने ये कहा। ये आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा। नहीं, ये दो चीजें एक साथ 12th में आपको बताई नहीं गई थी, ये कह रहा हूँ। बिजनेस विद मोटिव ऑफ गेन्स अगर पढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी जानता हूँ ना, अकाउंट्स में भी कई स्कूलों में ये चीज बताई नहीं जाती। ये तो सबको पता है कि पार्टनरशिप किस लिए बनती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर मोटिव हटा दिया जाए तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगी। ये नहीं बताया कहीं पर। बाकी जिसके स्कूल में बताया बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट लिखिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। अरे दिल पर मत लो बच्चों, मैं आपके टीचर्स को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक जनरल बताया। हमारी जिंदगी बच्चों टीचरों के बीच ही बीत गई ना बेटा, तो इसलिए पता है। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, इसमें तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ फिफ्थ। जहां जरूरत नहीं है वहां पर मैं स्किप करा रहा हूं, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस से क्लियर हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ और हम लोग इसको यूज भी करते रहे हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए जी बेटा, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप लिखा है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जो अभी हमने लिखा है एक्चुअली वही है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। जो हमने अभी पहले बता दिया कि दो कंडीशन तो आई हैं, दो कंडीशन तो अभी हमने पढ़ी थी ना, क्या था भाई? पार्टनर्स के आपस में रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। और तीसरा अभी अभी जो पढ़ा हमने वही। तो बस उतना ही लिखकर आप छोड़ दीजिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। एक्चुअली वो कहते हैं कि जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट कैसे टेस्ट करता है कि ये पार्टनरशिप है या नहीं। कोर्ट पार्टनर्स को बुलाता है, उनसे क्वेश्चन करना, हाँ जी आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो आप कहोगे जी यस, रिटन था या ओरली था, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि रिटन ही होना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं है कि वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है पार्टनरशिप में। ये भी एक है, अभी आगे पढ़ेंगे ये सब चीज। तो इसका मतलब है आपने कह दिया हाँ जी। अच्छा मोटिव क्या था? प्रॉफिट। अब आपने किसी ने कह दी नहीं जी मोटिव तो हमारा सिर्फ कंबल बांटना था गरीबों को, तो पार्टनरशिप नहीं। बिजनेस कहाँ हुआ फिर वो? इसका मतलब बिजनेस तो हुआ ही नहीं, आपके बीच में रिलेशनशिप बनी लेकिन बिजनेस मोटिव नहीं है। बिजनेस जहां आ गया वहां तो है ही है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है जी। और थर्ड क्या था? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन कैन रिप्रेजेंट फॉर ऑल। ठीक है जी। ये टेस्ट ऑफ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, बस 3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला एग्रीमेंट, दूसरा मोटिव ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीसरा सिंपल। ठीक है जी। एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा है वो। और आपका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता था, क्या एक पार्टनर एजेंट है बाकी पार्टनर्स का? क्योंकि जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी सबको तो वो एजेंट भी हो गया, तो इनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी भी होती है, इसलिए वर्ड यहाँ पर थर्ड में एजेंसी लिख रहा है, तो आप भी ब्रैकेट में लिख लीजिए एजेंसी। आप भी कह रहा ना कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, तो उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। ये एजेंसी की रिलेशनशिप है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जिससे कंफ्यूजन ना रहे बात बात कभी। एजेंसी बेसिक चैप्टर में ज्यादा उसने डिटेल में भी नहीं लिया, यहाँ पर अब आपको डिफरेंशिएट कर रहा है
अभी हम जब बार बार पढ़ रहे थे, कंपनीज एक्ट 464 ने, सेक्शन 464 ने ऐसा क्या करा कि पहले 100 बनाया, 100 से 50 कर दिया। ऐसा क्यों है? एक्चुअली पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का वो डिफरेंस बता रहे हैं। काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और वो हो जाएगा, बड़ा आसान है। सबसे पहले लीगल स्टेटस, ये तो हम समझ ही गए लीगल स्टेटस क्या है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा, ये लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन एक्सेप्ट। लीगल पर्सन क्या होता है, पहले कंपनीज के बारे में समझ लो तो समझ में आ जाएगा। जब कंपनी की क्रिएशन होती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा दे दिया जाता है। मानकर चला जाएगा अब आपके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन रजिस्टर्ड बाय लॉ। जबकि पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अगर आप एक बार के लिए रजिस्टर्ड भी करा लो तो भी उसको आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस नहीं मिलता। एक पार्टनरशिप फर्म किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकती, एग्रीमेंट पार्टनर ही करेगा। एग्रीमेंट पार्टनर ही खरीदे करेगा। वो बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग किसके नाम से खरीदोगे? नॉट बाय द नेम ऑफ फर्म, बाय द नेम ऑफ ओनली पार्टनर्स। वहां पर फर्म लाइबल ही नहीं है क्योंकि फर्म की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कंपनी है ही नहीं ना, वो फर्म है वो। हाँ, फर्म का नाम मेंशन हो जाएगा, पार्टनर का ही मेंशन हो जाएगा। एक्चुअली बेटे यही बात कही जाती है कि जब आप किसी से डील करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पढ़ें कि उसका स्टेटस क्या है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका स्टेटस किस तरीके का है जिससे आप डील करने जा रहे हैं। क्या वो फर्म है, क्या वो कंपनी है? अगर वो कंपनी है तो फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस, क्या सेक्शन 8 वाली कंपनी है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। समझ गए? देखो पहला पॉइंट ही पढ़ लो, आप देखो पहला पॉइंट ही पढ़ लो। फर्म पार्टनरशिप की ड्राइंग और क्या, कोई भी फर्म के नाम से सेट नहीं होती बेटा, सब पार्टनर्स की होती है। फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन ही होगी उसकी, क्योंकि उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है ना। आप पढ़ो तो सही, पहला पॉइंट ही पढ़ो, पार्टनरशिप का पहला पॉइंट ही पढ़ो। पढ़ो जरा जोर से, कौन पढ़ेगा? आप अब एकदम से क्लियर हो जाएगा। अ फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी। जो लीगल एंटिटी नहीं है वो डील कैसे करेगी? खुद ही वो सोचो, जब लीगल एंटिटी नहीं है तो हाउ इट विल डील। आप एक लीगल पर्सन है, आप नेचुरल पर्सन, लीगल हैं आप, है ना? क्योंकि आपके पास अपना आधार कार्ड है, आपके पास पता है कि आप इंडियन के सिटीजन हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है और गलत तरीके से इंडिया के अंदर आए हुए हैं तो क्या आप लीगल पर्सन कहलाएंगे इंडिया में? नहीं कहलाएंगे। यू कांट बाय एनीथिंग। आप अपने नाम से 1 रुपए की भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब वोटिंग कार्ड ये दिखाने के पीछे रीजन तो यही है कि आप लीगली यहाँ पर रह रहे हैं, लीगली आप ऑथराइज्ड हैं यहाँ पर रहने के लिए, इंडिया पर आपका राइट है। जो यहाँ का नहीं है उसका लीगल राइट है ही नहीं इंडिया के ऊपर। जो सीए आना था उसके पीछे यही तो इश्यू थी कि आधार कार्ड दिखाओ अगर इंडिया के हो तो। बस उसकी थोड़ी कंडीशन खतरनाक है, जनरेशन टू जनरेशन दिखाना पड़ेगा। भाई हम तो दिखा देंगे ना, आप दिखा दोगे अपना आधार कार्ड, दिखा दोगे अपने पापा जी का, दिखा दोगे मम्मी जी का, दिखा दोगे उनके फादर मदर का भी दिखा सकते हैं। उनसे ज्यादा का उनके पास होगा, आपके पास नहीं होगा। किसी के पास घर के पेपर्स होंगे, किसी के पास कुछ है, वो प्रूफ करेगा कि ये लोग लीगली इंडिया के हैं, वो चीज है। इधर आ जाओ जॉइंट स्टॉक कंपनी में, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा सेंटेंस। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो हमने पहले ही पढ़ा, क्लियर है पॉइंट? चलो अच्छा है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग लिखनी है, लीगल स्टेटस।
क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है, पार्टनरशिप में आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो पार्टनरशिप में नो लीगल स्टेटस, और वहां पर आप लिख लीजिए सेपरेट लीगल एंटिटी। पेपर में हेडिंग डालोगे, उसके बाद जो मैं एक लाइन कह रहा हूँ वो लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ऐसे मत लिख देना नो लीगल स्टेटस, सेंटेंस बनाकर लिखना है, सेंटेंस मेकिंग याद रखनी है। सेकंड, एजेंसी। अभी अभी हमने पढ़ा कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंसी का रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे के एजेंट हैं। और वहां पर पढ़ लो जरा, मेंबर एजेंट नहीं है, वहां पर मेंबर एजेंट नहीं है। समझ रहे बात को? थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, क्या मेंबर्स को मिलता है कंपनी में? उनको डिविडेंड मिलता है, उनको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता। हालांकि डिविडेंड का मीनिंग वही है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक अंश। इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है तो डिविडेंड थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन लाभांश से समझ में आ जाएगा, लाभ का एक अंश मिल रहा है आपको, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं है, वो प्रॉफिट में नहीं माना जा रहा, आपको प्रॉफिट नहीं बांटा जा रहा है। ठीक है जी। इसमें सिंपल लिख लो, मेंबर्स गेट डिविडेंड ओनली, मेंबर्स गेट डिविडेंड ओनली। और डिविडेंड भी आपने देखा होगा कंपलसरी नहीं है, वो अपनी अपनी कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलेगा, और कोई उसकी फिक्सेशन भी नहीं है कि कितना मिलेगा। जबकि वहां तो प्रॉफिट का क्या है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि लिखना को आ जाओ तो लिखना कितना चल सकते हो कि जो भी प्रॉफिट है सारा बढ़ जाएगा, सारा का सारा रेशो में, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल है ना। हम बार बार इसमें पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन आ गया कि अगर लॉस होगा तो क्या हो गया भाई, तो क्या करोगे? लॉस में बटेगा, उसी रेशो में बटेगा। बस ये है कि बताने की जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रॉफिट है, कोई ये नहीं कहता कि लॉस कमाना है, उसमें ये बताया कि कमाना पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, इसलिए प्रॉफिट मोटिव रखा गया। लॉस कभी मोटिव नहीं हो सकता, लॉस तो रिकर्पोरेशन हो सकता है कि कोई कहे हाँ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मोटिव क्या है, अर्न लॉस, नहीं हो सकता ना। इसलिए वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लिखने की बात आती है तो मोटिव था प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट में बाई चांस नेगेटिविटी हो गई, वो लॉस हो गया, तो भी पार्टनर्स में बटेगा उसी रेशो में। ये ध्यान रखना कि कहीं कह दो कि नहीं जी हमने तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पढ़ा था, सर ने प्रॉफिट मोटिव बताया था, लॉस मोटिव नहीं है, लॉस रिकर्पोरेशन है, हमारी गलत हरकत होगा। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, यहां से भी क्लियर हो जाओगे। अभी अभी हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप में क्या है, लिख लीजिए अनलिमिटेड, और वहां पर लिमिटेड। लिमिटेड यहां दो तरह की थी, अप टू शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड जब कंपनीज के केस में आएगा, बेटे मान रहा हूं सबको आता है, लेकिन थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे लो, मुझे लगे कि सुन रहे हो, चैप्टर आसान है मुझे पता है। लिमिटेड दो तरीके का होता है बेटे, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का होता है कि जितने आपने शेयर्स खरीदे उसका जो अनपेड अमाउंट है उसकी लायबिलिटी बनती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी में आप कंपनी को लिखित में गारंटी देते हो कि इन केस कंपनी वाइंड अप में जाती है तो इतना लॉस आई रेडी टू बी, उसे कहते हैं बाय गारंटी। हालांकि ये सब चीजें आएंगी अभी हम जब करेंगे वो, लेकिन मैं फिर भी चल रहा है तो पता तो होना चाहिए ना। यहाँ पर तो आउट ऑफ सिलेबस होता तो नहीं डिस्कस करता, ये सिलेबस का पार्ट है, आगे यूज हो गई होगा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। जहां सिलेबस का पार्ट नहीं है वहां पर मैं कहता हूँ लिखकर छोड़ दो आगे। हाँ जी बेटा, क्लियर है पॉइंट सबको, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर्टी। सुन लो जी, पढ़ लो भाई, प्रॉपर्टी वाला मैटर अभी आ रहा था ना, प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो रहा था, पढ़ो क्या लिखा है जरा। पार्टनरशिप आप पढ़ो, चलो आप पढ़ लो।
आ गया ना? वो क्या कह रहा है कि जो एस्टेट होगी वो किसको बिलोंग करेगी? पार्टनर्स को, उनसे डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती। जबकि यहां आ जाओ कंपनीज के केस में देखो, फ्रॉम इट्स मेंबर। आप जो एसेट खरीदोगे कंपनी के नाम से खरीदोगे। रिलायंस के अंदर रिलायंस के नाम से एसेट्स खरीदी हुई हैं। कल को धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी अगर वहां से हट गया, कोई और आ गया, तो फिर वो उसका मालिक नहीं बनेगा, मालिक रिलायंस ही रहेगी, कंपनी रहेगी। अभी भी मुकेश अंबानी मालिक नहीं है, ठीक है? वो उसका अपना पर्सनल घर होगा जिसका मालिक है। अदरवाइज जहां जहां अगर रिलायंस की एसेट्स है तो उसका मालिक कौन है? रिलायंस कंपनी, ना कि मुकेश अंबानी। ये ध्यान रखो। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म के होंगे तो आप मालिक आप कहलाएंगे, कंपनी नहीं कहलाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पार्टनरशिप में कितनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है? आप अपना शेयर बेचना चाहते हो तो आपको पहले बाकियों से कंसेंट लेना पड़ेगा। बिना कंसेंट के आप अपना शेयर नहीं बेच सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी के अंदर तो मार्केट में रोज शेयर बिकते हैं। कहां तक ध्यान रखें किसने खरीदे? आज मैंने 1000 शेयर खरीदे, कल आपके पास हो सकता है वो 1000 आ जाए, कोई मतलब ही नहीं। जो लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, उसकी बात नहीं करेंगे कि कौन नहीं खरीद सकता उन शेयर्स को। वो लीगलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लगाई होगी, है ना? क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या कहती है? यहां पर तो पार्टनर्स ही मैनेज करते, और वहां पर मैनेजमेंट कौन होता है? डायरेक्टर्स, पूरी टीम क्लियर होती है, पूरी टीम क्रिएट होती है, वो बनाते हैं, वो उसको मैनेज करती है। समझ गए बात को? रजिस्ट्रेशन देख लो, बता दिया, नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप कंपनी नहीं चला सकते, कंपनी नहीं खोल सकते बिना रजिस्ट्रेशन के। आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपनी का तमगा टैग तभी मिलेगा। जो कंपनी लिखने का टैग जो मिलेगा ना, वो तभी मिलेगा। और फिर वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या बनाया है। आपने अगर ओपीसी बनाई है, अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, या आपने पब्लिक लिमिटेड बनाई है, तब आप उस नाम के आगे कंपनी लिख पाएंगे। नहीं तो ऐसे नहीं कि आज हमारा दिल कर रहा है कि एक काम करते हैं जी, योगेश गुप्ता एंड कंपनी लिख कर कंपनी खोल लेते हैं ना, वो हमारे ऊपर कंपनी का टैग नहीं मिलेगा। बाइंडिंग अप क्या था? पार्टनरशिप की वाइंड अप। पार्टनर्स ने, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कल से बिजनेस बंद, बंद, वाइंड अप। कंपनी में कंपनी के मेंबर्स ने डिसाइड किया कल से कंपनी बंद, तो क्या कर पाएंगे? हु आर यू? आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते। जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होकर बर्थ हुआ है, कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? वाया रजिस्ट्रेशन, वाया लीगल प्रोसेस। उसी लीगल प्रोसेस से आपको बंद भी कराना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो वाइंड अप का प्रोसेस वहां पर डिफाइंड है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चले, ठीक है? और देखो लास्ट में क्या लिखा है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि पहले 100 से हुआ था, 464 में 100 था, लेकिन फिर 14 में रूल आया कि उन्होंने कहा नहीं 100 नहीं 50 कर दो, तो 50 की रिस्ट्रिक्शन लग गई। लेकिन क्या कंपनीज के केस में, प्राइवेट में तो 2 की रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। एक और रह गया, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है इसमें देखो, अब इसमें नाम से क्या लग रहा है? ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कब तक रहेगी? भैया इसमें तो सिंपल सा रूल है, पार्टनर गया, आ जाओ जी डिसोल्यूशन के प्रोसेस में, हमने पढ़ा था ना,
लेकिन कंपनीज के केस में मेंबर्स आते रहेंगे, मरते रहेंगे, उनके पास परपेचुअल सक्सेशन का वरदान है, अमरता का वरदान है। परपेचुअल सक्सेशन अमरता के तो वरदान देती है वो। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? सब मरते रहेंगे, आप नहीं मरोगे, चिंता ना करो। कंपनीज कभी नहीं मरेंगी, जब तक उनका लीगल प्रोसीजर से बाइंड अप नहीं होगा तब तक वो जीवित रहेंगे। क्लियर? ये पॉइंट आसान है। आ जाओ जी, ये पॉइंट सबको क्लियर? पहली बार एक नई चीज सिखा रहे हैं ये लोग, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या सिखा रहे हैं। क्लब से डिफरेंस आज तक पहले कभी नहीं करवाया। क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप और क्लब के बीच में, लेकिन वो भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, वो समझ लेते हैं अभी। ये सबको क्लियर जॉइंट स्टॉक कंपनी का? लिख लीजिए जी, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। ये उसी क्लब की बात हो रही है जिस क्लब के अंदर आप कभी क्रिकेट खेलने जाते हो, या कभी फुटबॉल खेलने जाते हो, या कभी किसी और एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो। ऐसे ही क्लब की बात हो रही है। ठीक है जी। डेफिनेशन में सबसे पहले पार्टनरशिप की तो डेफिनेशन हमें पता ही है, जरा क्लब की डेफिनेशन पढ़ लीजिए क्या है वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, हाँ, यहाँ पर क्या है, जब नॉट अर्निंग प्रॉफिट नहीं, अल्लाह प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आगे कुछ प्रमोट करना उनका सब्जेक्ट होता है। देखो लिखा होगा, promoting some beneficial purposes such as improvement of health or providing recreation for the members। ये क्लब का पर्पस है। तो वहां पर पर्पस क्या था? प्रॉफिट मोटिव था। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव हट गया और साथ में आया कि कुछ ऐसा प्रोवाइड करना जिससे हाँ वेलफेयर का दिखाई दे। रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप रहेगी पार्टनर्स की आपस में? एजेंट होते हैं हम एक दूसरे के, ये हमेशा याद रखना। पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या रोल प्ले करते हैं? एजेंट का। लेकिन क्लब में इस तरीके का कुछ नहीं है, क्योंकि जब क्लब में प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो क्या कह रहा है क्लब? क्या है? अ मेंबरशिप ऑफ क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स। सिंपल सा। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, पार्टनर्स की होती है बेसिकली प्रॉपर्टी। लेकिन क्लब के केस में नो इंटरेस्ट, वहां पर क्लब की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? डिसोल्यूशन, कह रहा है चेंज इन पार्टनर्स ऑफ द फर्म इफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन एक क्लब का मेंबर छोड़कर चला गया तो क्लब के ऊपर कोई असर पड़ेगा? कोई मतलब नहीं। आते जाते रहते हैं क्लब में हर, नहीं तो कोरोना के चक्कर में तो सारे क्लब बंद हो जाते हैं। हाँ जी, ये क्लियर सबको? आसान सा है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, छोटा सा डिफरेंस बता रहा है। क्या है पहला डिफरेंस? मोड ऑफ क्रिएशन। जरा एचयूएफ का पढ़ लीजिए, मोड ऑफ क्रिएशन क्या है? अगर एक बार एचयूएफ क्रिएट हो गया, बेसिकली एचयूएफ में क्या होता क्या है कि जैसे ही किसी, नॉर्मली एक फैमिली को लेकर है ना, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वी आर इन एचयूएफ, उसके अपने सिंपल से एचयूएफ के रूल्स हैं। जैसे ही एचयूएफ में उन्होंने डिफाइन कर दिया अपने आप को, तो जो भी एक न्यू बॉर्न बेबी होगा वो उसका एचयूएफ का मेंबर कहलाएगा बॉर्न होते ही। उसके लिए कोई अलग से मेंबरशिप फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जबकि पार्टनरशिप में जब पार्टनर बनेगा तो आपस में पार्टनर्स एंटर होंगे तभी बनेगा। अगर आपको कोई नए पार्टनर की एडमिशन करानी है तो वो म्यूचुअल कंसेंट से बन जाएंगे, है ना। जबकि एचयूएफ में क्या होगा, कोई म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत नहीं है,
बाय बर्थ उसको एचयूएफ की मेंबरशिप मिल जाएगी बाय बर्थ। डेथ ऑफ अ मेंबर के केस में क्या होगा, है ना, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में भी जा सकती है और हम उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नॉर्मली डिसोल्यूशन हम लोगों को पढ़ाया गया है। आगे क्या कहता है, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई तो क्या एचयूएफ खत्म हो जाएगी, मतलब ही नहीं बनता। बाय बर्थ वो एचयूएफ में एंटर हो जाएगा, बाय डेथ वो एचयूएफ से हट जाएगा, एचयूएफ चलता रहेगा। मैनेजमेंट, ऑल पार्टनर्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट डिसीजन, सारे इक्वल हैं। जबकि एचयूएफ के अंदर एक हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता कहा जाता है, उसमें डिसीजन कर्ता के चलते हैं। ठीक है जी। क्या जी, हाँ उसका प्रोसेस है और उसको खत्म किया जा सकता है, नो डाउट। मैंने बताया ना, जैसे उसकी एक डिक्लेरेशन है उसी तरह से उसको फिर खत्म भी किया जाता है एचयूएफ से। अब मान लीजिए फैमिली टूट गई तो क्या होगा, तो उसके अपने प्रोसीजर हैं। जैसे जॉइंट फैमिली टूटी तो जो अपने आप को एचयूएफ से बाहर निकालेंगे फिर वो निकाल सकते हैं कि एचयूएफ से डिक्लेयर हो गए, बाहर आ गए, उसका भी अपना एक प्रोसेस है। देखो फिर क्या कह रहे हैं, अथॉरिटी टू बाइंड क्या है इसके अंदर, अभी हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी और हमने पढ़ा साथ में एजेंट। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट का रोल प्ले करता है, तो इसका मतलब मेरी कोई भी एक्ट क्या आप उसमें बाइंड हो जाएंगे, पार्टनरशिप में हर पार्टनर के एक्ट से अदर पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं। जबकि देखो यहां क्या कह रहा है, द कर्ता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली। बेसिकली कौन होगा, कर्ता, और यहां पर एवरी पार्टनर। लायबिलिटी आ जाओ, हमने तो पढ़ा ही है, इसमें अनलिमिटेड है। यहां पर क्या कह रहा है, ओनली द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। ठीक है जी। जो बाकी के कॉपर्सनर हैं, अदर कॉपर्सनर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉफिट्स। ठीक है जी। आ जाओ, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। A partner can bring a suit against the firm for accounts provided he also seeks the deletion of the firm। ये कब सिचुएशन आती है कि जब कोई एक या दो लोग तो संभाल रहे हैं बिजनेस को, वही लोग मैनेज कर रहे हैं, एक्टिंग फॉर अदर रोल्स। अब जब बाकी तो साइलेंटली चुपचाप सोए हुए थे, आज वो जाग गए, तो क्या वो अकाउंट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। नहीं नहीं बताओ, मैं सुनना चाह रहा हूँ क्या क्या कहना चाह रहे हो। मैंने क्या कहा, हम सारे पार्टनर्स हैं, 50 से कम में बना सकते हैं पार्टनरशिप। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट होता रहा होता रहा होता रहा, आप में से 10 जो हैं साइलेंट मोड में चले गए कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या आप हमसे अकाउंट्स नहीं मांग पाओगे जो बाकी लोग एक्टिव मेंबर? बिल्कुल मांग सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर कर सकता है क्लेम। जबकि वहां पर क्या कह रहा है, ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क। जहां वो सेपरेट हुआ वो एचयूएफ से बाहर हो गया, अब क्या वो एचयूएफ के अकाउंट्स मांग सकता है, नहीं मांग सकता। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि आप पार्टनरशिप फर्म से साइलेंट हो गए हैं, लेकिन आप फर्म के अंदर हैं,
स्लीपिंग पार्टनर टाइप का हो गया, या एक्टिव नहीं है आप फॉर द टाइम बिंग। यही होता है पार्टनरशिप के अंदर, आप मांग सकते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है जी। गवर्निंग लॉ, गवर्निंग लॉ क्या कह रहा है बताओ इसमें? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको गवर्न करता है, और वहां पर तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पर हमारा जो हिंदू लॉ है वो गवर्न करता है। माइनर्स कैपेसिटी, क्या पार्टनरशिप में माइनर को लॉस के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तो माइनर को तो सिंपल वहां पर एक अलग तरह की सेफ्टी मिली है, मिली एचयूएफ में भी हुई है, लेकिन एचयूएफ में देखो कैसे डिफाइन कर रहा है, इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली a minor business becomes a member of the ancestral business by the incidence of birth। लेकिन क्या पार्टनरशिप के अंदर मतलब ही नहीं बनता, he does not have to wait for attaining the majority, वहां पर उसे मेजोरिटी की वेट करनी पड़ेगी। और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम पार्टनरशिप फर्म में हैं, मान लीजिए मैं पार्टनर हूं, तो क्या ऑटोमेटिकली मेरे घर में अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ तो मेंबर बन जाएगा उस फर्म का? नहीं, सिर्फ मैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग ओनली द पार्टनरशिप फर्म, जबकि वहां पर वो रिप्रेजेंट कर जाएगा। कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहा है इसके अंदर? अ फर्म सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स गेट डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये तो पीछे भी हमने पढ़ लिया, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर till it is divided, the status of joint Hindu undivided family is not thereby affected by the death of member। Number of members, भाई इसमें तो 50 हमने देख लिया। अब कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे? अगर वो एज पर रूल उसी फैमिली का पार्ट है तो फिर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं। तो इसलिए मेंबर्स की वहां पर कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितने। शेयर इन द बिजनेस क्या कह रहा है देखो, शेयर इन द बिजनेस में पार्टनर की तो रेशियो एक डिसाइडेड होती है ना, लेकिन वहां पर इस तरीके से जो कॉपर्सनर्स हैं, उनकी जो मेंबर्स हैं उनको कॉपर्सनर कहते हैं, उनकी उस तरह से कोई शेयरिंग डिफाइंड नहीं। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। पढ़ो, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। कह रहा है पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तुमने पढ़ा ही हुआ है, जबकि को ओनरशिप में अराइज ईदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय कोऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज बाय इनहेरिटेंस। को ओनरशिप जहां एक चीज के दो ऑनर हो गए बाय लॉ, को ओनरशिप कहलाता है। कितने भाई बहन हो आपको पूछ रहा हूं? दो भाई बहन। तो आपको जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलेगी वो को ओनरशिप हो गई, समझ गए? अरे कोई चीज समझा रहा हूं, समझाने देना मुझे भी यार। ये है को ओनरशिप, दो ऑनर्स हो गए।
ठीक है, वहां पर तो आपने एक एग्रीमेंट बनाया, यहाँ पर एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इनहेरिटेंस में मिलना ही मिलना, मिलना ही मिलना, को ओनरशिप होनी होनी। हाँ हाँ, आगे अब कैलकुलेशन शुरू मत कर दो, नहीं आजकल बच्चे बहुत प्रैक्टिकल। बड़े आगे, इम्प्लाइड एजेंसी, इसमें तुमने पढ़ ही लिया था कि एक दूसरे के एजेंट होते हैं पार्टनरशिप में। अ को ओनर इज नॉट द एजेंट। आपका ब्रदर कुछ करके आ जाए, समस्या क्रिएट, तो उसकी सजा आपको थोड़ी मिलेगी। तो एकदम से पीछे हट कर दिया, सिस्टर है, सिस्टर है, चल ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ रहे हैं, वहां पर आप पार्टनरशिप में एजेंट होते हैं, आपका कोई भी एक्ट सबको रिफ्लेक्ट कराएगा, सबको इंप्रेशन में डालेगा, जबकि को ओनरशिप में इस तरीके का नहीं है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सुन लो बेटा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट which means the profits or losses must have to be shared। जबकि यहां कह रहा है को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, नेसेसरली नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो, लेकिन वहां तो नेसेसरली है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या पार्टनरशिप में कर सकते थे? ओनली म्यूचुअल कंसेंटिंग। A share in the partnership is transformed only by consent of the other partners। जबकि को ओनर में क्या कर रहा है? विदाउट द कंसेंट। एक ब्रदर अपना शेयर, जरूरी नहीं है कि पहले भाई से पूछे कि हाँ जी मैं अपना शेयर बेचना चाह रहा हूं, बेच सकता है। हालांकि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, आप लोगों के नोटिस में डाल देता हूं, लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए। को ओनरशिप में सुन लो, ये जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका कॉन्ट्रैरी है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है लेटेस्ट, अभी विद इन फ्यू डेज बैक। यहाँ पर मैंने क्या कहा है, को ओनर में विदाउट कंसेंट बेच सकता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ गई, आपके और आपके ब्रदर या सिस्टर दोनों के पास, या ज्यादा है तो उनके पास, आप विदाउट कंसेंट नहीं बेच सकते टू द अदर्स आउटसाइडर देन द जो चेन है आपके एंसेस्ट्रल्स की। ये नया अभी एक अमेंडमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। पहले पूछना पड़ेगा आपको अपने भाइयों से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेसिकली जो आपके दादा की है, जो आपके दादा की है, या बेसिकली तो ऐसे भी कहा जाता है जो आपके पापा के दादा की है। चेक करते हुए देखा जाता है कि यू मस्ट बी द फोर्थ जनरेशन एक्चुअली, तो इसलिए ऐसे कहा जाता है आपके पापा के दादा की, तो आप ऑब्वियसली फोर्थ जनरेशन हो गए आप, है ना। तो आपके पापा के दादा की जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी आपके लिए, आपके लिए, और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका पूरा राइट है। हाँ, तो घर जाके टटोलने शुरू कर दो। लेकिन जो लॉ आ गया वो बता रहा हूं कि जो अमेंडमेंट आ गया है
कि अब मान लीजिए उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आपका और आपकी सिस्टर का राइट है, आप ही को एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, तो यू हैव टू कंसल्ट विद योर सिस्टर फर्स्ट। बिना उसकी कंसेंट के आप बाहर किसी को नहीं बेच पाओगे। पहला ऑफर आपको अपने सिस्टर को देना पड़ेगा, या आपकी सिस्टर बेचेगी तो पहला ऑफर उसको आपको देना पड़ेगा। आप मना करोगे या आप ये लिख कर दे दोगे कि भाई मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या आप कहते हो मैं खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आप बेच सकते हो। बिना उसके आप नहीं बेच पाएंगे। ये नया अमेंडमेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, पता होना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका कॉन्ट्रैरी आया है वो जजमेंट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। उसमें केस कहोगे तो केस बता दूंगा, अभी रिसेंटली केस डिसाइड हुआ। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन ज्यादा बड़ा नहीं समझा रहा है, जल्दी से। पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। आगे इस तरफ पार्टनरशिप का तो वही डेफिनेशन उसने पूरी लिख दी। दो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट है, प्रॉफिट मोटिव है, एजेंसी है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब कुछ लिख दिया, वही तीन कंडीशन लिख दी। ठीक है जी। जबकि एसोसिएशन में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या होता है, क्यों बनती है एसोसिएशन? पहली बात सोशल कॉज, वहां पर क्या था, प्रॉफिट कॉज, यहाँ सोशल कॉज है सीधा। हाँ बेटा, हाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा, विल बी सेम। लेकिन क्लब का अलग तरीके का था। क्लब जो बनाया जाता है पर्टिकुलरली अपने मेंबर्स की हेल्थ, इन सब चीजों से बनाया जाता है। क्लब का भी नहीं होता, इनका भी नहीं होता। एसोसिएशन फॉर ऑल होता है एक्चुअली, एक तरीके से। जैसे स्पोर्ट्स क्लब बनेगा तो स्पोर्ट्स क्लब में सिर्फ मेंबर्स ही जा पाएंगे। आपका दिल कर रहा है कि मैं भी खेला हूं, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। जबकि एसोसिएशन है, कोई सोशल कॉज है, उसके लिए कोई भी जुड़ सकता है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। आगे क्या कह रहा है, वेयर देर इज नो नेसेसरी मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट, द इंटेंशन इज नॉट टू अर्न बिजनेस फॉर गेन्स। जो पहली बात बोली है, नॉट नेसेसरली मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट्स, उसमें बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि एसोसिएशंस में कभी कभी कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होने शुरू हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का, एसोसिएशन का ही रह जाता है, आपस में पार्टनर्स में नहीं बढ़ता। जैसे आप कभी जाते होंगे किसी सोशल क्लब वगैरह में, तो सोशल क्लब में वो लगा रखा होता है कि हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप टू रन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। जबकि यहां पर क्या है, members of charitable societies or religious association or an improvement scheme or building cooperation or a mutual insurance society or a trade protection association, ये सब जैसे आपके यहाँ RWA होती है, वो उनके एग्जाम्पल देती है। तो कोई दो एग्जाम्पल में काम चल जाए। फटाफट आ जाओ जरा, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, जल्दी बेटा खत्म करना है। कितना रह गया? हो जाएगा, बड़ा ज्यादा बड़ा अभी नहीं हुआ, जब सर छोड़ेंगे तो छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मेरी क्लासेस
कहाँ बड़ा है, छोटा छोटा सब तो सब चीजें हैं। क्या यार, ये ज्यादा है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला, पार्टनरशिप एट विल। जल्दी से हेडिंग डालिए, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल। आप पार्टनरशिप एट विल पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू 7 ऑफ द एक्ट। बताइए अब क्या मीनिंग है। सिंपल सा, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। एट विल है, आज इच्छा हुई फटाफट स्टार्ट किया, 2 दिन बाद इच्छा हुई बंद कर दो। पार्टनरशिप एट विल। और जो लिखो सेकंड, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, इसमें तो नाम से पता चल रहा है ना। पहले से एक डिसाइड हो जाएगा पीरियड, जैसे ही पीरियड ओवर पार्टनरशिप खत्म। थर्ड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये एक लाइक ऑफ जॉइंट वेंचर होता है, लाइक का जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनता है। नहीं, जॉइंट वेंचर होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकता है। बेसिकली जॉइंट वेंचर पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। लेकिन कह रहा हूँ वो दोनों चीजें हो सकती हैं, आप फिक्स भी कर लो और पर्टिकुलर पर्पस भी कर लो। तो जॉइंट वेंचर इटसेल्फ एक हल्का सा पार्टनरशिप को ही टच करता है, वो तो बनता है। तो क्या कह रहा है, जैसे ही आपका पर्पस कंप्लीट हुआ पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, इसमें ज्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। आ जाओ जनरल पार्टनरशिप। अब ये जनरल क्या है, जनरल पार्टनरशिप क्या है फिर। ना तो यहाँ पर कोई पर्पस फिक्स्ड है, ना यहाँ पर कोई टाइम फिक्स्ड है। जनरल पार्टनरशिप, हम जनरली ऐड हुए, आपस में स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दैट्स ऑल। ना किसी पर्टिकुलर पर्पस के थीम के साथ चले हैं, ना ही किसी फिक्स ड्यूरेशन के थीम के साथ चलें, जनरल कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं, बिजनेस करेंगे।
और बिजनेस के बाद वो हमारा बाद में कोई इफ एंड बट्स आएंगे, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन अभी हमारा जो पर्पस है जनरल है, कोई फिक्स नहीं, कोई पर्टिकुलर, सिंपल। ठीक है जी, ओनली फॉर जनरल पर्पस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पार्टनरशिप डीड। डीड के बारे में तो आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, है ना, इसके बारे में तो लिखाने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें तो हम ऐसी हैं जो एग्जाम कर सकते हैं, बेसिकली बस डीड बताना है कि डीड होता क्या है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, है ना। और डीड क्या डिफाइन करती है? ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑन ऑल दोज कंडीशंस पार्टनर्स आर एग्रीड। और कोई भी डिस्प्यूट होता है, एनी डिस्प्यूट अराइजेस विल बी रिजॉल्व एज पर द डीड, एज पर द डीड। ये सिंपल सा रूल रहता है इसके अंदर। डीड के अंदर देखो क्या क्या कह रहा है, क्या बातें लिखते हैं हम लोग, क्या नाम होगा, फिर क्या कह रहा है, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर तो जो जो हम लिख सकते हैं वो सब उसमें आ जाए जो कंसर्न है। ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन फिक्स करना चाहते हो तो ड्यूरेशन, पर्टिकुलर अगर कोई पर्पस है तो पर्पस, जनरल है तो जनरल, उन सब से रिलेटेड आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन हो जाती है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट डिफाइंड हो जाता है, वो सब कुछ आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। यहां तक तो आपने काफी कुछ चीजें पढ़ी हुई है, पढ़ा हुआ ये सारा। अच्छा, बीएसटी में था। हाँ हाँ, एक बार हल्का हल्का गो थ्रू हो लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक एक बेंच से एक एक बच्चा पढ़ते जाओ, फटाफट खत्म हो जाएगा। आपसे शुरू करो मैं, नहीं इधर से शुरू करो, पढ़ो। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहले क्या कह रहा है? सीक्वेंस में नहीं बता रहा है। हाँ, सीक्वेंस में चल रहा हूँ। एक्टिव में क्या कह रहा है सबसे पहले? तो एक्टिव पार्टनर जो हो गया, जो बिजनेस करता है उसको एक्टिव कहते हैं, जो बिजनेस के डिसीजन लेता है उसको एक्टिव कहते हैं एक्चुअली, है ना भाई। जो एक्टिव नहीं है फिर वो स्लीपिंग हो जाएगा। तो एक्टिव पार्टनर का काम क्या है? बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस को रन थ्रू करना, और अपने हर एक्ट से वो क्या करेगा? बाकी पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, क्योंकि ही इज एक्टिंग फॉर ऑल। जो एक्टिव पार्टनर है बेसिकली एक्टिंग फॉर ऑल। तो क्या कह रहा है आगे? इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट यू मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस इन ऑर्डर टू, ये लाइन अच्छी है, इसको मार्क कर लो बेटा। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट he must give a public notice in order to absolve himself of liabilities for acts of other partners done after his retirement. नेक्स्ट बेटा आप पढ़ो, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। आप पढ़ दो, आप पढ़ दो, दोनों एक बेंच से एक बच्चा को ही पढ़ो। Sleeping or dormant partners. They are called as sleeping or dormant partners. They share profit and losses and are liable to third parties or all acts of the firm. They are, however, not required to give public notice for the retirement process. अब जिसको कोई जानता ही नहीं, उसके पब्लिक नोटिस की इंपॉर्टेंस क्या है? अब मान लीजिए यहाँ पर सुमित सर और मैं पार्टनर्स हैं, इको वाले सर पार्टनर्स हैं, मैथ्स वाले सर, हम चारों पार्टनर्स हैं। अब आप लोगों को क्या पता कि हमारे पीछे और भी कोई पार्टनर है कि नहीं? तो जिनको आप नहीं जानते, जिनको आपने देखा ही नहीं कभी यहाँ पर, तो आपके हिसाब से वो स्लीपिंग पार्टनर हो गए। एक्टिवली पार्टिसिपेट हम चारों कर रहे हैं, बाकी सब
जो आपकी नोन में नहीं है, जो आपके नोटिस में नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर हो गए, अगर हमारे पार्टनर वो हैं तो। ठीक है ना। अब वो रिटायर हो रहे हैं तो उन केस में आपको उनको तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आज आगे आ जाओ, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, कभी कभी हमें किसी एक पर्सन की जरूरत होती है कि बस पीछे खड़ा हो जाए, जिसका नाम चलता है। बिल्कुल ठीक, जिसका सिर्फ नाम चलता है। तो वो क्या है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, ना उसे कोई इंटरेस्ट ना कुछ, वो सिर्फ चाहता है कि हाँ भाई ये स्टैंड हो जाए, किस तरीके से पीछे खड़े हो गए यहाँ पर। एग्जाम्पल, हमारे पीछे आके सचिन तेंदुलकर खड़ा हो जाए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आके कह रहा है हाँ हमारे कंधों पे हाथ रख के सुमित सर और मेरे, आई एम द पार्टनर ऑफ दीज टू, बस, और कह के चला गया। वो फोटो हम छापते रहेंगे सारी तरफ, है ना। लोग क्यों आएंगे, सचिन तेंदुलकर पार्टनर है। तो वे समझ गए नॉमिनल पार्टनर कौन होता है। नेक्स्ट, पार्टनर इन, देखो इसने चार्ट में बता भी रखा है सारा, लैंड इज नेम टू द फर्म, अच्छा समझा रखा है उसने। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, a partner who is entitled to share the profit only without being liable for the losses is known as the partner for profit only. बेसिकली तो माइनर के केस में हमने पढ़ा ही है ये सब, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी को भी प्रॉफिट के लिए शेयर सिर्फ माइनर ही बनेगा। हो सकता है हम सचिन तेंदुलकर को कह दें कि भाई साहब हमें नुकसान हो चाहे कुछ हो, लेकिन आपको तो हम प्रॉफिट जरूर देंगे। गारंटेड प्रॉफिट पढ़ा था ना हमने, गारंटी तो पढ़ा है हमने, तो ये हो सकता है। ठीक है जी। आगे, इनकमिंग पार्टनर्स, इनकमिंग मतलब जो एडमिशन वाला प्रोसेस, अगर बाकी की कंसेंट से एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो इनकमिंग पार्टनर कहलाएगा। आउट गोइंग पार्टनर पीछे बेटा जल्दी से। अभी हमने रिटायरमेंट का पढ़ा ही था कि रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अगर वो एक्टिव पार्टनर है। आउटगोइंग मतलब रिटायरिंग। हाँ जी, आप में से पढ़ो कोई जल्दी से। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, partnership by holding out is also known as partnership by stoppage. Stop it. Where a man holds himself out as a partner or allows others to do it. अब एक मिनट, अब ये तीनों इधर दोनों से डील कर रही हैं और डील में कह रहे हैं कि योगेश सर हमारे पार्टनर है फर्म पे, करोगे बिजनेस, और योगेश सर चुपचाप खड़े हैं सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वो हो गई पार्टनरशिप बाय स्टॉप। ठीक है जी। नेक्स्ट, आप इसको कह रहे थे बहुत ज्यादा है, नहीं इसमें है भी नहीं बेटा कुछ ज्यादा। मैं तो पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप वो है जो आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ हम करेंगे उसको ऐसे कि सारा कुछ पढ़ना है, कंप्लीट करना है। अगला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है।
कर दिया लाइट वाइट ऑफ कर दिया सब।